हेलो एवरीवन। दोस्तों, पनेरू पाठशाला की आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की यह महत्वपूर्ण क्लास करंट अफेयर्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स के रिगार्डिंग है और उसके साथ साथ जो उससे जुड़े हुए जो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको भी हम इस क्लास में कवर कर जाएंगे। जैसा कि किसी भी एग्जाम्स में, स्पेशली जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, उनमें करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होता है उसको पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको इस क्लास को अंत तक देखना है और सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है। सबसे पहले आपको इस क्लास को जो है कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आपका सहयोग चाहिए होता है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पनेरू पाठशाला यूट्यूब चैनल आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, जिसमें आप इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो वहां पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। सबसे पहले हम आज का पहला महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। हाल ही में जो फीडे संघ है, फीडे संघ के नए अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो जो फीडे के नए अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद भारतीय चेस प्लेयर है एक, जो कि वर्तमान समय में जो फीडे संस्था है उसके उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन जो उसके मूल रूप से अध्यक्ष बनाए गए थे आर्कडी डोरकोविच, ये कहाँ के थे? रूस के। आर्कडी डोरकोविच, इनको बैन करने की वजह से जो ईयू एक संस्था है, यूरोपियन यूनियन, इसने जो है इनको बैन किया हुआ है आर्कडी डोरकोविच को। इस वजह से जो भारतीय चेस प्लेयर है विश्वनाथन आनंद, जो कि फीडे में अभी उपाध्यक्ष के पद पर थे, उनको जो है अंतरिम अध्यक्ष की भी भूमिका दी गई है। ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इससे जुड़े जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको भी यहाँ पर कवर कर जाना है। तो उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले, फीडे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फीडे का मुख्यालय है लुसाने। लुसाने कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। तो फीडे की स्थापना कब हुई थी? फीडे की स्थापना हुई है 20 जुलाई सन 1924 को। कहाँ पर हुई? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य है जेंस यूना सुबस, यानी कि हम एक परिवार है। अभी विश्वनाथन आनंद जो है पहले भारत के ग्रैंड मास्टर है, जबकि जो कि कब बने थे? 1988 में। और उसके साथ साथ 5 बार विश्व चैंपियन रहे हैं भारत की तरफ से दुनिया भर में। ठीक है। और उसके बाद 1991-92 में जो भारतीय खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे बोलते हैं हम अभी वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और पहले जानते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, ये किसे दिया गया था? ये दिया गया था 1991 में। किसको? विश्वनाथन आनंद को। ठीक है। यहाँ पर एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट को भी हम देख लेंगे कि जो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है उनका नाम क्या है? एस विजय लक्ष्मी। ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में होंगझोउ का स्थित है चीन में। हाल ही में होंगझोउ में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 की जो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा हुई थी, उसमें स्वर्ण पदक और कांस्य पदक किन भारतीय निशानेबाजों ने जीता है? तो आपको याद रखना है कि जो भारत की स्वर्ण निशानेबाज है ईसा सिंह। ईसा सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। और मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारत की 2 खिलाड़ियों ने, मनु भाकर और ईसा सिंह ने, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है, जो कि कहां पर आयोजित हुई थी? ISSF की प्रतियोगिता चीन के होंगझोउ शहर में। ठीक है। अब हमें आगे से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेना है कि ISSF का पूरा नाम क्या है? इंडियन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। क्या नाम है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है म्यूनिख। म्यूनिख जो है कि जर्मनी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1907 में। मनु भाकर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी यहाँ पर है, जैसे कि स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक खेलों में पहली बार ऐसा हुआ था जब एक ही टूर्नामेंट में या फिर एक ही प्रतियोगिता में 2 पदकों को प्राप्त किया था किसी भारतीय खिलाड़ी ने। मनु भाकर ने 10 मीटर जो एयर पिस्टल प्रतियोगिता हुई थी उसके पर्सनल गेम और टीम गेम दोनों में जो है पदक प्राप्त किया था। ठीक है। और उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में BIMCO और ICS ने संयुक्त रूप से जो सी फेरर वर्कफोर्स की एक रिपोर्ट निकाली है, उसके अनुसार जो वैश्विक स्तर पर जो समुद्री नाविक दल भेजने की जो क्षमता है, उसमें भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो उसमें भारत को जो है सेकंड स्थान प्रदान किया गया है। भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? पहले स्थान पर रहा है फिलीपींस। तो हाल ही में आपने देखा होगा, जैसे ईरान और अमेरिका के बीच में भी युद्ध हो रहा है, इस बीच कई सारे जो शिप्स हैं ओशियंस में, इन पर अटैक हुए हैं और कुछ जो सीफेरर्स हैं उनकी डेथ भी हुई है, इसमें से कुछ भारतीय भी थे। तो इस दृष्टि से भी यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे ज्यादा जो नाविक दल है वो कहाँ किस देश के द्वारा भेजे जाते हैं? फिलीपींस के द्वारा। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? भारतीय देश। ठीक है, अब हम इन संस्थाओं के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले BIMCO, इसका पूरा नाम क्या है? बाल्टिक एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल। बाल्टिक एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ है? वेक्सवार्ड, डेनमार्क में। स्पेशली ये बाल्टिक कंट्रीज की एक संस्था है, तो उससे रिलेटेड डेनमार्क में इसका मुख्यालय है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण है ICS, यानी कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, UK में। ठीक है, अब भारतीय जो केंद्रीय पत्तन और पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री है वर्तमान समय में, उनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। उसके साथ साथ भारत के आपको प्रमुख जो बंदरगाह है उनका नाम भी याद रखना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूनानी चिकित्सा की हिंदी भाषा में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने यूनानी चिकित्सा से संबंधित जो पाठ्य पुस्तक है उसको हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने का काम किया है। दोस्तों, कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले मध्य प्रदेश राज्य ने ही सबसे पहले MBBS की जो पुस्तकें थी पाठ्यक्रम की, उनको भी हिंदी में उपलब्ध कराने का काम किया था। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में अपनी मातृभाषा प्रोत्साहन नीति के तहत यूनानी मेडिकल कॉलेजों हेतु पुस्तकों का हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराया है। इससे पूर्व मध्य प्रदेश ने 2022 में MBBS, तो 4 साल पहले 2022 में MBBS से रिलेटेड जो भी एजुकेशन होती थी उसके लिए हिंदी लैंग्वेज में किताबें उपलब्ध कराने का काम भी सबसे पहले किस राज्य ने किया था? मध्य प्रदेश ने। अब हम अन्य स्टैटिस्टिक्स के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को यहाँ पर कवर कर जाएंगे। सबसे पहले विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। किसके उपलक्ष्य पर? जो हकीम अजमल खान थे यूनानी विद्वान, उनकी जयंती पर। ठीक है, और जो आयुष है, आयुष मंत्रालय भी है ना भारत का, तो आयुष का जो पूरा नाम है वो है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड न्यूट्रोपैथी, और यू से यूनानी, एस से सीधा, एंड एच से होम्योपैथी। ठीक है, जो मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी भोपाल में है, और अभी वर्तमान समय में राज्यपाल मध्य प्रदेश के कौन है? मंगू भाई सी पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। और यहाँ के महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान है उनका नाम है कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है चर्चाओं में रहा राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि यहाँ पर जो अफ्रीका से लाए हुए प्रमुख चीते थे उनको भी यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में जारी संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक समर्थक सुधारों के वैश्विक सूचकांकों में भारत का स्थान कौन सा है? तो जो बाजार की दृष्टि से आधार संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक समर्थक सुधार हुए हैं उसमें जो भारत का स्थान है कौन सा है? 57th रैंक है। इससे पहले कौन सी रैंक थी? 82 रैंक। तो 25 स्थानों के सुधार के साथ भारत ने यह नया स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बाजार सुधारों और प्रतिस्पर्धात्मक और संरचनात्मक आर्थिक सुधारों के सूचकांकों में भारत ने 25 स्थानों की छलांग के साथ 57वां स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इसका जो आधार होता है, ये जो रैंकिंग प्रदान की जाती है किस आधार पर? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस के लिए किस तरह की इजी सिस्टम, यहाँ पर इजी एक्सेस
दिया गया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, किसी भी प्रॉब्लम को जो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इशू फेस होते हैं उनके लिए सिंगल विंडो यानी कि एक ही जगह से सारी तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए। फिर उसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, जैसे यूपीआई, पीएम गति शक्ति, इस तरह की जो प्रोसेस पॉलिसीज गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, इनके बेसिस पर जो है ये रैंकिंग प्रदान की जाती है। चलिए अन्य स्टैटिक जो जीके के पॉइंट्स है इससे रिलेटेड उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या, विश्व बैंक इसका मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा जी। ठीक है, अजय बंगा भारतीय है तो इसलिए यह क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, इसका जो मुख्यालय है कोलोग्नी या जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना कब हुई है, 1971 में। जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें जारी की जाती है, कौन कौन सी रिपोर्टें और किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी की जाती है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। एक है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, अंकटाड। अंकटाड जो है 1964 में इसकी स्थापना होती है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसमें से कन्वेंशन वर्ड अभी हटा दिया गया है, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट करके नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 14 सबसे ऊंची चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाने वाले नेपाली पर्वतारोही निर्मल निम्सदेईपुर्जा हाल ही में किस चोटी पर हिमस्खलन के कारण चर्चा में रहे और उनका यह रिकॉर्ड किसने तोड़ा। ठीक है, तो दोस्तों हाल ही में एक बड़ी दुखद घटना हुई थी कि जो निम्सदेई है या निर्मल निम्सदेई इनका नाम है, जो कि एक नेपाली मूल के नागरिक है। ठीक है, तो ब्रॉड पीक जो कि कहाँ स्थित है, काराकोरम श्रेणी में, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी में ब्रॉड पीक है, यहाँ पर हुआ था हिमस्खलन। ठीक है, उस हिमस्खलन में जो निर्मल निम्सदेई थे और उनके साथ साथ इनके दल के जो अन्य सदस्य थे उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए यह चर्चा में रहा है क्षेत्र भी, यह ब्रॉड पीक भी, और उसके साथ साथ जो पर्वतारोही निर्मल निम्सदेई है वो भी। इनकी विशेष उपलब्धि यह थी कि इन्होंने सन 2019 में, कब, सन 2019 में 6 महीने और 6 दिन के कम समय अंतराल में 14 जो विश्व की सबसे उच्च चोटियां हैं उनमें चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, तो इनके रिकॉर्ड को जो नॉर्वे के क्रिस्टन हरेला है, इन्होंने 92 दिन में उस चढ़ाई को कंप्लीट करके 14 चोटियों में इस रिकॉर्ड को तोड़ा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में यह दुखद घटना हुई है कि ये पर्वतारोही और इनके दल के जो अन्य सदस्य थे उनकी डेथ हो गई है। अब ब्रॉड पीक कहाँ पर है, ब्रॉड पीक की जो ऊंचाई है काराकोरम श्रेणी में स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 8051 मीटर, और यह विश्व की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8848.86 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, यानी कि 8848 मीटर भी इसको इन शॉर्ट कह सकते हैं। और साथ ही साथ कहीं पर आपको 8850 मीटर की ऊंचाई भी दिखाई देती है, क्योंकि किसी समय में ऐसा होता है कि इसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है, जो कि कुछ हिमस्खलन और इस तरह की घटनाओं के जो अधिक हिमपात की वजह से होता है। ठीक है, और नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से। ठीक है, विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, ये कहां पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी में। कितनी है उसकी ऊंचाई, 8611 मीटर की। ठीक है, भारत भारत की ओर से माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है, तो उनका नाम है बछेंद्री पाल। कब इन्होंने इस चढ़ाई को किया था, 1984 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन का जो टूर्नामेंट हुआ था उसके महिला एकल वुमेन्स सिंगल्स में किस भारतीय युवा खिलाड़ी ने वो खिताब जीता था। ठीक है, तो भारत की जो यंगेस्ट प्लेयर है कौन,
तन्वी शर्मा। तन्वी शर्मा ने वियतनाम की लुई लिन एंगुएन को हराकर यह खिताब जीता है, जो कि बैडमिंटन सुपर 300 का टूर्नामेंट था। ठीक है, कहां पर हुआ था? ताइवान में, क्योंकि ये ताइपे टूर्नामेंट है। तो 15 वर्षीय भारतीय युवा बैडमिंटन सनसनी जिनका नाम है तन्वी शर्मा, इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता और फाइनल में किसको हराया? वियतनाम की लुई लिन एंगुवेन को। ठीक है, और उसके साथ साथ यह इस टूर्नामेंट को जीतने वाली सबसे यंगेस्ट या सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी बनी है। अब बैडमिंटन से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट कौन से हैं जो कि आपके किसी भी स्टेट्स के एग्जाम या फिर सेंट्रल एग्जाम में पूछे जाते हैं? स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले BWF का फुल फॉर्म क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलालमपुर। कोलालमपुर कहाँ पर स्थित है? मलेशिया में। ठीक है, बैडमिंटन में पहला भारतीय ओलंपिक पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? उनका नाम है साइना नेहवाल। कौन सा पदक था? कांस्य पदक। कब जीता? लंदन ओलंपिक 2012 में। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट PV सिंधु से याद रखना है। इन्होंने लगातार जो 2 ओलंपिक के सीजन हुए थे, उन दोनों ओलंपिक के सीजन में लगातार जो है मेडल प्राप्त किए थे। जो 2016 का सीजन हुआ था उसमें रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, वहां पर इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सा? रजत पदक या फिर सिल्वर मेडल। और 2020 का जो टोक्यो में टूर्नामेंट हुआ था ओलंपिक का, उसमें कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो बैडमिंटन से रिलेटेड महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें जो पुरुषों से रिलेटेड होता है, जो पुरुषों का टूर्नामेंट होता है, उसका नाम है कौन सा? थॉमस कप। ठीक है, जो कि भारत ने कब जीता था पहली बार? 2022 में। और दूसरा कौन सा है? उबेर कप। ये किससे रिलेटेड है? महिलाओं के बैडमिंटन वर्ल्ड कप से। ठीक है, महिलाओं का बैडमिंटन वर्ल्ड कप पूछा जाएगा तो उसका नाम है उबेर कप, और पुरुषों का पूछा जाता है तो थॉमस कप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा हाल ही में कौन से ऐसे भारतीय राजदूत हैं जिनकी नियुक्ति कहां पर हुई है? ईरान में। ठीक है, तो विश्वेश नेगी जो भारतीय राजदूत हैं, इनकी नियुक्ति कहां पर हुई है? ईरान में हुई है। अब ईरान से रिलेटेड भारत की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको हमें कवर कर लेना है। सबसे पहले ईरान की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? रियाल। और ईरान में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ का चाबार बंदरगाह। ठीक है, जिसकी स्थापना में भारत ने सहयोग किया था, या फिर भारत के ही सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। लेकिन हाल ही में जो युद्ध की स्थिति हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो अमेरिका ने चाबार बंदरगाह पर भी अटैक किया है। इस दृष्टि से भी, और साथ ही साथ यह भारत को 10 वर्ष के लिए दिया गया है, तो उस दृष्टि से भी यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है। कहाँ पर स्थित है? भारत के नहीं सॉरी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी पर स्थित है। ठीक है, भारत वहां का जो पोर्ट है चाबार पोर्ट, उसका जो शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है, इस पर भारत का 10 वर्ष के लिए परिचालन अनुबंध है। ठीक है, अब जो भारत के विदेश मंत्री है कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में स्थित जो देश है नेहरू, नेहरू का नया आधिकारिक नाम क्या अपनाया गया है? तो नेहरू ने हाल ही में अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो कर लिया है। ठीक है, जो नेहरू देश था, उस नेहरू देश ने अपने देश का नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो कर दिया है। आपको याद रखना है, तुर्की भी जो देश है उसका नाम बदलकर तुर्की किया जा चुका है। तो उसी प्रकार नेहरू ने हाल ही में अपना नाम बदल दिया है, और उसने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो। अब हम देख लेते हैं जो रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो है उससे रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले यह देश कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। एक द्वीपीय देश है, यानी कि जो समुद्र के बीच गिरा हुआ एक देश है। ठीक है, इसने अपनी स्वदेशी संस्कृति की पहचान को ध्यान में रखते हुए वहां का आधिकारिक नाम बदल दिया है और उसको रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो कर लिया। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? तो जो वहां की लोकल लैंग्वेज है उसमें नाउ एरो भाषा में इसका अर्थ होता है मैं समुद्र तट पर जाता हूं। अब हम रिपब्लिक नाउ एरो से रिलेटेड कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको भी यहाँ पर कवर कर जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो है उसकी राजधानी कहाँ पर स्थित है? यारेन में। ठीक है, यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इसके साथ साथ जो विश्व का सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? उसका नाम है वेटिकन सिटी। और विश्व का सबसे छोटा
स्वतंत्र गणराज्य या फिर द्वीपीय राष्ट्र कौन सा है? नावैरो, जिसका क्षेत्रफल मात्र 21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। प्रशांत महासागर के रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वह है कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, जिसमें मैरियाना ट्रेंच है, जो कि कहां पर स्थित है? चैलेंजर द्वीप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो नासा का जो मिशन था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, उसमें सफलतापूर्वक स्पेस वॉक किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री ने की है? तो भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री है अनिल मेनन। इन्होंने यहाँ पर हाल ही में नासा के मिशन के तहत स्पेस वॉक की। उनके साथ में स्पेस वॉक करने वाले दूसरे कौन थे? जेसिका मेर। इन दोनों ने मिलकर हाल ही में स्पेस वॉक किया। अब इससे रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट सबसे पहले हम देख लेते हैं। नासा किस देश की संस्था है? जो नासा है भारत की इसरो की तरह, जिस तरह भारत में इसरो है उसी प्रकार यूएसए की जो संस्था है, यूएसए में जो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड संस्था है इंटरनेशनल स्पेस से रिलेटेड, उसका नाम है नासा। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। ठीक है, नासा। इसकी स्थापना कब हुई है? 29 जुलाई सन 1958 को, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अब जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रमुख भारतीय हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है कल्पना चावला का। कल्पना चावला ने सन 1997 में फर्स्ट टाइम विजिट किया था अंतरिक्ष को। उसके बाद 2003 में जब वापसी में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद सुनीता विलियमसन, जो कि हाल ही में भी स्पेस में जाके आई है। यह बहुत महत्वपूर्ण एक भारतीय मूल की महिला है जो कि अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी है। ठीक है, उसके साथ राजा चारी या फिर राजा चारी, जो कि स्पेस एक्स के क्रू 3 स्पेस जेट से गई थी। ठीक है, उसके बाद हाल ही में अनिल मेनन। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये तो हम भारतीय मूल के उन लोगों को देख रहे हैं जो नासा की तरफ से गए, लेकिन जो सबसे पहले प्रथम भारतीय थे उनका नाम था विंग कमांडर राकेश शर्मा, जो कि कब गए? 3 अप्रैल सन 1984 को। किसके तहत गए? तो सोयूज T11 जो स्पेस विमान था उसके तहत गए, स्पेस रॉकेट के तहत। ठीक है, और भारत का जो मानव अंतरिक्ष मिशन है उसका नाम क्या है? गगनयान मिशन। ठीक है, जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया जाना है? इसरो के तहत। ठीक है, इसरो के तहत शुरू किया गया है, जिसका नाम है गगनयान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2026 में किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस बल को सर्वोच्च पुलिस सम्मान, जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या फिर राष्ट्रपति ध्वज पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रपति ध्वज पुरस्कार या फिर प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, यह प्रदान किया गया है? तो हाल ही में किस पुलिस को किया गया प्रदान? पुडुचेरी की जो पुलिस है उसको हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है। यह प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसी भी स्टेट या फिर यूटी की जो पुलिस इकाई है या फिर सैन्य इकाई है उसको दिया जाने वाला सबसे सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट कलर है वो पाने वाली सबसे जो पहले पुलिस थी उसका नाम था उत्तर प्रदेश पुलिस। कब प्राप्त हुआ था? 1952 में। ठीक है, अब हम पुडुचेरी के बारे में देखते हैं कि ये पहले क्या था? एक फ्रांसीसी उपनिवेश था, जिसे अधिकांश जो भारतीय क्षेत्र है उसमें ब्रिटिश अधिकार था या फिर ब्रिटिश शासन था, लेकिन जो हमारा पुडुचेरी है वह फ्रांसीसी उपनिवेश के अंतर्गत आता था, जिससे 1954 में भारत को हस्तांतरित कर दिया गया। और वर्तमान समय में जो पुडुचेरी है वो 4 जिलों से संबंधित है, 4 जिलों से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? एक है पुडुचेरी, दूसरा है कराईकल, और तीसरा है माहे, और चौथा है यनम। ठीक है, इन 4 जिलों को मिलाकर एक पुडुचेरी यूटी को बनाया गया है। और कभी कभी इससे स्टेट भी पूछ लिए जाते हैं, तो 3 स्टेट से ये जुड़ा हुआ है। पहला कौन सा? तमिलनाडु, दूसरा केरल, और तीसरा कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो इन 3 राज्यों में एक यूटी के क्षेत्र है, अलग अलग जिले। ठीक है, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा जो जिला है या फिर कौन सा क्षेत्र है उस हमारी पुडुचेरी यूटी का जो इन राज्यों में है। जैसे यनम वाला जो क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में है, जो माहे वाला क्षेत्र है वो केरल में है, और जो कराईकल और पुडुचेरी है वो दोनों का है तमिलनाडु में। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पर जो उपराज्यपाल है उनका नाम क्या है? के कैलाशनाथन, और जो मुख्यमंत्री के पद पर है उनका नाम है एन रंगासामी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरिया मास्टर सुपर 300 जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, उसके महिला एकल का खिताब असम की किस खिलाड़ी ने जीता था, जिन्होंने चीन की हान कियान सी को हराया था। ठीक है, तो इनका नाम है अस्मिता चालिया। अस्मिता चालिया जो कि असम की खिलाड़ी है, जिन्होंने हाल ही में कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, वहां पर प्रतियोगिता को जीता। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था तन्वी शर्मा का नाम, जिन्होंने ताइपे सुपर 300 टूर्नामेंट को जीता था। और यहाँ पर कोरिया मास्टर्स सुपर 300 किसने जीता है, तो उनका नाम है अस्मिता चालिया, जो कि कहाँ की खिलाड़ी है, असम राज्य की खिलाड़ी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले दक्षिण कोरिया, यहाँ पर यह टूर्नामेंट हुआ था, इसकी राजधानी है सियोल में। और मुद्रा क्या है, वहाँ की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, साउथ कोरियन वॉन। अब असम जो राजधानी है उसकी दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है अभी, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राष्ट्रीय उद्यान है महत्वपूर्ण, जहाँ काजीरंगा है, जो किस चीज के लिए फेमस है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए। मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सखोवा, रायमोना, देहिंग पटकाई, ये अन्य जो वहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। उसके साथ साथ शास्त्रीय नृत्य उत्सव, सत्रिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है, क्लासिकल डांस है या फिर शास्त्रीय नृत्य है, जो कि कहाँ किया जाता है, असम में। उसके अलावा बिहू फेस्टिवल यहाँ का महत्वपूर्ण है, और कामाख्या मंदिर। दोस्तों जो बैडमिंटन के अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं, इनके लेवल होते हैं, जैसे सुपर 500 सुपर 1000 होंगे तो ये बड़े लेवल के टूर्नामेंट होते हैं, और इनके इनिशियल जो टूर्नामेंट होते हैं सुपर 300 के टूर्नामेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने चीन के जो दबाव है, एक तरफा दबाव है, उसका जवाब देते हुए पूर्वोत्तर का जो हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसकी नई भौगोलिक सीमाओं को पहचान किया है, और उसके साथ साथ उनके आधिकारिक नाम और मानक भी निर्धारित किए गए। तो कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ऐसे नाम और मानक निर्धारित किए गए, तो हाल ही में भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 नए भौगोलिक जगहों की पहचान की, और उनके नाम निर्धारित किए गए हैं, साथ ही कुछ मानक भी वहां निर्धारित किए गए। ठीक है, आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के कितने क्षेत्रों में हाल ही में भारतीय सरकार ने नामांकन किया है या फिर उनको चिन्हित किया है भारतीय नक्शे में। ठीक है, तो 27 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको नामांकित किया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम यहाँ पर कवर कर जाएंगे। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर है। यहाँ के अभी वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है, केटी परनाइक। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन रेखा, आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकमोहन रेखा चीन के साथ किस राज्य से संपर्क करते हुए निर्धारित की गई है, तो ऑप्शन आ सकता है ऊपर से लद्दाख, या फिर उत्तराखंड, यहाँ पर सिक्किम भी आ सकता है, और अरुणाचल प्रदेश भी। तो महत्वपूर्ण तरीके से आपको याद रखना है कि जो मैकमोहन रेखा है वो स्पेशली अरुणाचल प्रदेश और चीन राष्ट्र के बीच में सीमा बनाती है, जो कि कब 1914 में शिमला समझौते के तहत निर्धारित किया गया। ठीक है, वैसे इसको 1914 में ही जो है डिसाइड कर लिया गया था, फिर उसके बाद शिमला समझौते में इसमें फिर से इस बात को कंफर्म किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो प्रमुख पासेज है, दर्रे हैं, उनका नाम क्या है, एक है सेला दर्रा, एक है बूमला दर्रा, और एक है दीफू, फिर है यांगयाप। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम क्या है, किबिथु। कहाँ स्थित है, अंजाव जिला, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान है महत्वपूर्ण, उनका नाम क्या है, एक है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर उड़ने वाली गिलहरी के लिए। उसके अलावा मौलिक राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की कौन सी ऐसी महिला अधिकारी बनी है अभी, जो महिला टॉप गन टेक्निकल फाइट की प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, तो इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जो महिला बनी है, उनका नाम है भावना कांत या फिर भावना कंठ। इनका नाम कहीं कहीं पर आपको भावना कांत करके भी देखने को मिल सकता है, भावना कांत। ठीक है दोस्तों, जो भावना कांत है ये 2016 में, जून 2016 में भारत की पहली महिला फाइटर भी बनी थी। इनके साथ साथ अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह भी दो अन्य महिलाएं थी, जो कि पहली महिला फाइटर ग्रुप के रूप में शामिल हुई थी। और भावना कांत ने मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान को भी उड़ाया हुआ था,
और उसके साथ साथ भावना कांत जो है 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना की झांकी लाने वाली या फिर उसका नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर भी बनी थी। ठीक है, अब भारतीय वायुसेना से रिलेटेड अदर जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई है? 8 अक्टूबर सन 1932 को। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाएगा? 8 अक्टूबर को। जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसका मोटो या फिर ध्येय वाक्य क्या है? नभः स्पर्शम दीप्तम। क्या है? नभः स्पर्शम दीप्तम। इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे टच द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, जो कहां से लिया गया है? श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय से। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारे भारतीय की तीनों सेनाएं हैं यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसका हेड या फिर सेनापति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत की जो पहली महिला एयर मार्शल थी उनका नाम क्या था? पद्मावती बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन से ऐसे 3 देश हैं जिन्होंने मक्का समझौता किया है? मक्का समझौते को आपको महत्वपूर्ण याद रखना है क्योंकि दोस्तों इसे हम इस्लामिक नाटो जो है उस एग्रीमेंट के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसको इस्लामिक नाटो के रूप में भी देखा जा रहा है, इस्लामिक नाटो। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक नाटो ग्रुप है जो कि यूरोपियन देश और उसके साथ साथ जो अमेरिका है उनके बीच में एक संधि है जिसके तहत एक देश पर अगर अटैक किया जाता है किसी देश के द्वारा तो इस ग्रुप के बाकी जो सदस्य देश है उन पर भी यह अटैक बनाया जाएगा। किसके तहत? नाटो के आर्टिकल 5 के तहत। तो ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर सबसे पहले कुछ ही समय पहले जो पाकिस्तान है और सऊदी अरब है इन दोनों ने नाटो के कॉन्सेप्ट पर ही ऐसा समझौता किया था कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों में से किसी पर भी अटैक किया जाता है तो एक दूसरे पर अटैक करने पर जो है अगर पाकिस्तान पे किया जाएगा अटैक तो वो सऊदी अरब पे भी माना जाएगा और सऊदी अरब पे किया जाएगा तो वह भारत पर भी पाकिस्तान पर भी माना जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत इसमें एक नया देश जो शामिल हुआ है उसका नाम क्या है? तुर्की है। ठीक है, तो तुर्की और पाकिस्तान और सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, इन 3 देशों ने मिलकर हाल ही में कौन सा समझौता किया है? मक्का समझौता। मक्का कहां पर स्थित है? सऊदी अरब में एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर यह समझौता हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मक्का समझौता। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इन 3 देशों में से किसी भी एक देश पर अगर अटैक किया जाता है किसी दुश्मन देश के द्वारा तो बाकी अन्य देशों पर भी अटैक माना जाएगा और वो देश उस देश की सहायता के लिए डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जो कि कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? एक्चुअल नाटो से। एक्चुअल नाटो क्या है? यूरोप और अमेरिका के बीच में की गई संधि जो कि कब की गई थी? उस सन को भी हम याद रख लेते हैं यहाँ पर 4 अप्रैल सन 1949 को, जो कि एक्चुअल नाटो बना था। ठीक है, इस डेट को 4 अप्रैल 1948 को यहां से और कॉन्सेप्ट लिया गया। इसमें भी आर्टिकल 5 को आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है कि एक्चुअल नाटो का आर्टिकल 5 कहता है यूरोप या अमेरिका में से इस ग्रुप के किसी भी देश पर अटैक किया जाता है तो अन्य देशों पर भी अटैक माना जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट पर हाल ही में कौन सा समझौता हुआ है? मक्का समझौता, जो कि इन 3 मुस्लिम देशों के बीच में हुआ है। किस किस के बीच में? तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको डिटेल में कि जो पवित्र मक्का शहर है सऊदी अरब में वहां पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के जो नेतृत्व है उसके बीच में मक्का समझौता किया गया है। इस समझौते का उद्देश्य रक्षा उत्पादन, संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करना और व्यापारिक गलियारे को मजबूत करना। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर छूटा है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी अटैक किया जाता है तो बाकी देशों पर भी अटैक माना जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह का समझौता किया गया है। अब इससे रिलेटेड हम अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख सकते हैं, जैसे कि सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद में। ठीक है, और वहां की मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल। तुर्की है जिसका पुराना नाम क्या था? तुर्की। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। और यहाँ की मुद्रा क्या है? लीरा, टर्किश लीरा बोलते हैं। एक है इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेद्दा में। जेद्दा कहाँ है? सऊदी अरब में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, जिसमें भी 57 देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आज का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने अंत तक इसको देखा होगा। अगर आपने इसको अंत तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं उनको मैं और अधिक उत्सुकता के साथ और अधिक जोश के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकूं और आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपको मैं कवर कराने में हेल्प कर सकूं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो भारत है, भारत के गुजरात और राजस्थान राज्यों में फैला चांदीपुरा वायरस, इसका मुख्य वाहक कौन सा कीट है और यह शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो हाल ही में जो भारत के दो राज्य हैं, पश्चिमी राज्य, एक है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, इन राज्यों में एक वायरस फैला है जिसका नाम क्या है? चांदीपुरा वायरस। ठीक है, तो इसका वाहक कौन सा है? मादा सैंड फ्लाई, या इसको बोलते हैं बालू मक्खी। और इससे जो प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मस्तिष्क या फिर हमारा न्यूरो सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो अदर डिटेल्स है, सबसे पहले कौन सा है? रेब्डो वायराइड जो फैमिली है उसका एक आरएनए वायरस है जो कि रेबीज वायरस परिवार का रिलेटेड है। ठीक है, और इससे रिलेटेड अदर महत्वपूर्ण पॉइंट्स में यह है कि सैंड फ्लाई जो है इसके काटने से इस तरह का रोग फैलता है या फिर ये वायरस फैलता है। और ये 15 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें जो है बहुत फास्ट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को जो है एक्टिव करता है। ठीक है, उससे क्या होता है? जो मस्तिष्क का सूजन होता है वो बढ़ता है और तेज बुखार आने लगता है, ऐंठन आने लगती है। ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स से, इस तरह के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं इस रोग में। कौन से? चांदीपुरा में। और इस वायरस की खोज सबसे पहले कब हुई थी? 1965 में। कहां पर हुई थी? महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चांदीपुरा गांव में। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? चांदीपुरा वायरस। और अब हम वायरस से रिलेटेड अदर महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स होते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या होती है? वायरस से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको वायरोलॉजी बोलते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ से देता है? पुणे में। ठीक है, और जो सैंड फ्लाई है इसके काटने से कौन से रोग फैल रहे हैं, या फिर सैंड फ्लाई से कौन से रोग फैल रहे हैं? चांदीपुरा वायरस या फिर कालाजार। और मादा एडीज जो मच्छर होती है उससे डेंगू या फिर चिकनगुनिया या जीका वायरस। फिर उसके बाद जो मादा एनोफिलीज मच्छर है इससे मलेरिया फैलता है। और जो क्यूलेक्स मच्छर है इससे जापानी इंसेफ्लाइटिस और फाइलेरिया जैसी बीमारियां फैलती है। तो दोस्तों आज की यह महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।